हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है वो हमारी हिस्ट्री की है और हिस्ट्री में भी हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आधुनिक भारत की इतिहास भारतीय संदर्भ में कब से शुरू होती है इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास का जो वर्तमान संदर्भ है या आधुनिक संदर्भ है वो यानी कि आपका उस समय से माना जाता है जब भारत में यूरोपीय संपर्क हुआ, क्योंकि जो दुनिया में आधुनिकता का दौर चल रहा था वो यानी कि यूरोप से प्रारंभ हो चुका था। वही आधुनिकता का दौर यानी कि जब भारत के संपर्क में यूरोपीय देश आए तो ऐसा माना जाता है कि उस समय से यानी कि भारत में आधुनिकता की शुरुआत हुई यूरोपीय संपर्क के बाद। इस यूरोपीय संपर्क में आपके जो यूरोपीय देशों से भारत में यानी कि आगमन हुआ तो वो यानी कि एक शासक के रूप में भारतीय यानी कि भूमि पर यूरोपियों का आगमन नहीं हुआ था, बल्कि भारत में उनका आगमन आपका यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में हुआ था। क्योंकि चूंकि भारत एक समृद्ध देश था, काफ़ी आर्थिक समृद्धि यहाँ पर पहले से थी, इसी बात का संदेशा यूरोप तक यानी कि पहुँच रहा था। यानी कि भारत काफ़ी एक संपन्न देश था, इसी वजह से यानी कि यूरोप के अन्य जो देश थे वो यानी कि भारत में व्यापार करके यानी कि व्यापारिक लाभ उठा करके यानी कि संपन्न होना चाहते थे। इसीलिए भारत की निरंतर खोज करने के लिए यानी कि वहाँ के यूरोपीय जो नाविक थे उनका यानी कि सिलसिला शुरू हो चुका था। तो भारत में सबसे पहले यानी कि जो आगमन हुआ है वो आपका वास्को डी गामा का हुआ था, जो पुर्तगाली था। इससे पहले भी देखा जाए तो यूरोपीय लोगों ने यानी कि भारत के साथ में संपर्क समुद्री मार्ग से करने का प्रयास किया था। जैसे हम देखेंगे कोलंबस, तो कोलंबस यानी कि भारत के लिए निकला था, लेकिन वो पहुंच कहाँ गया था? अमेरिका पहुंच गया था। तो वहां पर जब वो पहुंचा था तो उसने वहां पर जो लोगों को देखा था वो यानी कि वहां के लोग जो थे वो उनको उसने इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन। वो रेड कलर के थे इसलिए उनको रेड इंडियन, क्योंकि वो तो इंडिया की खोज में निकला था। लेकिन बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं है, ये तो यानी कि गलत डायरेक्शन में पहुंच गया, ये अमेरिका है। तो भारत का यानी कि फिर और लोगों ने यानी कि और व्यापारी लोगों ने या अन्य समुद्री मार्ग से आने वाले नाविकों ने भारत में आने का प्रयास किया। तो इसमें आपकी जो सफलता मिली वो यानी कि आपका पुर्तगाली नाविक था, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। इसने भारत पर आने के लिए जो समुद्री मार्ग खोजा था वो यानी कि आपका देखें, यदि यूरोप में इस देश की जो स्थिति है, आपका जो पुर्तगाल ये है, ये पुर्तगाल से पूरा यानी कि आपका यानी कि ये पुर्तगाल से ये आपका यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाता हुआ और ये आपका नीचे कैप ऑफ गुड होप यहाँ पर आया और उसके बाद यानी कि ये यहाँ से और यानी कि भारत की तरफ यानी कि आगे बढ़ा और भारत के पश्चिमी तट पर आकर के यहाँ पर आपके केरल के कोचीन में भारत के यानी कि आपका ये कोचीन जो केरल का तट है यहाँ पर आया। मतलब कोचीन के पास में आपका जो कालीकट है, जो आज इसको कोझिकोड बोलते हैं, कालीकट में आकर के यहाँ पर ये रुका। तो यहाँ पर जैसे ही खबर मिली थी तो वहाँ का कालीकट का राजा जो था, कौन था? कालीकट का राजा जमोरिन। उसने स्वागत किया। किसने स्वागत किया? वास्को डी गामा का जमोरिन ने किया। एक्चुअल में जमोरिन ये एक टाइटल है यानी कि उपाधि है, ये इसका नाम वैसे था कृष्णा जमोरिन। इसने यहाँ पर स्वागत किया किसका? वास्को डी गामा का। तब उसको ये पता नहीं था कि एक ऐसे व्यक्ति का ये भारत में स्वागत कर रहा है जो आगे चल करके भारत को ही यानी कि यूरोपियों के आगमन का रास्ता बना देगा और ये यूरोप के लोग आकर के भारत को
गुलाम बना लेंगे। तो जमोरिन ने गलती की, और उसने गलती ये भी की कि वास्को डी गामा के इन्फ्लुएंस में आकर के यहाँ पर जो पहले से अरब के व्यापारी थे, अरब व्यापारी जो थे, उन अरब व्यापारियों के व्यापार को भी प्रभावित किया। यानी कि वास्को डी गामा ने जमोरिन को क्या किया, इन्फ्लुएंस में लिया, अपने प्रभाव में लिया, और उसने कहा कि ये जो अरब व्यापारी हैं इन पर यानी कि आप क्या कर दें, व्यापार के लिए प्रतिबंध लगा दें। तो इसने अरब व्यापारियों पर क्या कर दिया, व्यापार के लिए प्रतिबंध कहीं लगा दिए। किसने लगा दिए? जमोरिन ने लगा दिए। तो इससे यानी कि क्या हुआ, पुर्तगालियों को व्यापार करने में और सहूलियत हो गई, इनका व्यापार बढ़ने लगा। तो वास्को डी गामा यानी कि हिंदुस्तान में आपका 17 मई 1498 में आया था। कहां पर आया था? आपका कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पर, यानी कि कोचीन के पास में कालीकट बंदरगाह पर आया, और यहीं से फिर उसने अपना सिलसिला शुरू कर दिया था। और 1498 में आया, उसके बाद ये 1499 में वापस चला गया था। ये वास्को डी गामा जब भारत से पुर्तगाल वापस पहुंचा, यहां से जो चीजें ले गया था, खास करके यहां से मसाले ले गया था। क्या ले गया था? मसाले ले गया था। और उन मसालों का जो टेस्ट था, वो लोगों ने जब टेस्ट किया तो वो पुर्तगाल के लोग बहुत प्रभावित हुए। राजा ने भी टेस्ट किया, वो बहुत खुश हुआ, और इसके बाद उसने जितना माल यहां से खरीद के लेकर के गया था, उस माल से उसने बहुत पैसा कमाया। किसने? वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा की बात सुनकर के और लोग भी बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने भी यहां पर आना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यानी कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन प्रारंभ हो गया। जब ये खबर यूरोप के अन्य देशों में पहुंचने लगी, तो वो भी यानी कि यहां पर आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि देखा कि यूरोपीय जो देश के लोग हैं भारत से बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो यानी कि यूरोप के अन्य देश के व्यापारी भी भारत की तरफ रुख करने लगे। तो इस तरीके से भारत में यानी कि यूरोपीय संपर्क शुरू होने लगा। तो ये आपका 17 मई 1498 को जब वास्को डी गामा भारत आया था, तो भारत और यूरोप के बीच में पहली बार समुद्री मार्ग से संपर्क हुआ। क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की। भारत कोई खोया हुआ थोड़ी था, भारत तो पहले से ही था, और यूरोप के साथ भी संपर्क रहा। सिकंदर आया भारत में, आया कि नहीं आया? वो भी वहीं से यूरोप से आया था, यूनान से आया था। तो संपर्क तो भारत का पहले से ही था यूरोप के साथ में। लेकिन भारत का संपर्क समुद्री मार्ग से या व्यापारिक मार्ग से जो करने वाला व्यक्ति था, वो वास्को डी गामा था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की, और वो भी कौन से? व्यापारिक मार्ग की। तो वो आपका आंसर होगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, गलत पूछा जाता है, तो पूछते हैं तो कि भारत की खोज किसने की। भारत की खोज नहीं की है वास्को डी गामा ने, भारत तो पहले से ही था। खोजना तो एक नई चीज होती है कि जो पता नहीं था, संपर्क नहीं है। हमारा तो यूरोप के साथ में पहले से संपर्क था, प्राचीन काल से था। लेकिन भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक समुद्री मार्ग की जो खोज की है, वो किसने की है? वास्को डी गामा ने की। ये क्वेश्चन यानी कि आपका पूछा जाना चाहिए। तो वास्को डी गामा 1499 में वापस चला गया, और उसके बाद फिर वो वापस आया। कब आया वास्को डी गामा? भारत कब आया वापस फिर दोबारा से? हाँ जी जी, हाँ जी आया। उसके बाद उसने यहां पर एक जो काम किया था, वो ये किया था कि कोचीन में अपनी यानी कि मुख्यालय स्थापित कर लिया था, और यानी कि फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। बताइए भारत पुनः कब आया? आप सही बोल रहे, बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा तो उसको बोल दिया करो। नहीं, अभी सही बोल रहे थे आप। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। 1502 में
पुनः भारत आगमन हुआ। किसका? वास्को डी गामा का। ये क्वेश्चन भी आता है कि वास्को डी गामा पुनः भारत कब आया, दूसरी बार भारत कब आया? तो वो कब आया? 1502 में भारत आया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा ने अपनी भारत में जो पहली फैक्ट्री थी या जो आपका यानी कि औद्योगिक केंद्र था या व्यापारिक केंद्र था, वो कहां पर उसने स्थापित किया था? बताइए। बोलिए। वेरी गुड, कोचीन। कोचीन में उसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए, फैक्ट्री या कोठी बोला जाता था, तो ये ध्यान रखें कि ये फैक्ट्री कोई उत्पादन का केंद्र नहीं होते थे, ये सिर्फ व्यापारिक वस्तुओं का संग्रह का केंद्र होता था। उस समय उसको फैक्ट्री बोला जाता था। यहाँ कोई उत्पादन नहीं होता, एक तरह से हाँ कह सकते हैं कि वेयर हाउस टाइप का था, यानी कि जहाँ पर यानी कि बहुत सारे व्यापारिक चीज़ों को रखा जाता था, वहाँ पर यानी कि वहाँ से अपनी वो व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे। और इसके बाद उन्होंने अपना कोचीन को ही क्या बना लिया था? मुख्यालय बना लिया, यानी कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ में केंद्र भी बना लिया। मुख्यालय, हेडक्वार्टर इनका कोचीन बन गया था। किसने बनाया था? वास्को डी गामा ने बनाया था। ठीक है। तो वास्को डी गामा ने भारत में व्यापारियों के यानी कि यूरोपीय व्यापारियों के, खासकर पुर्तगाली व्यापारियों के आगमन का रास्ता साफ कर दिया था। और ये यानी कि आपका पहली इसने कोठी आपकी वहां पर स्थापित की थी। कहां पर की थी? कोचीन में की थी। उसके बाद दूसरी उसने कन्नूर में स्थापित की थी। दूसरी फैक्ट्री कहां पर थी? कन्नूर में। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की थी। ठीक है। तो ये आपका यानी कि वास्को डी गामा की यानी कि भारत में आने से भारत में यूरोपीय जो व्यापार बढ़ा, यानी कि पुर्तगाली व्यापार बढ़ा, लेकिन जो अरब व्यापारियों का व्यापार था वो यानी कि घटने लगा था। इनका व्यापार घट गया। किसका? अरब व्यापारियों का व्यापार घट गया। तो अब यानी कि आपके यहाँ पर पुराने जो व्यापारी थे वो परेशान रहने लगे और यानी कि ये व्यापारी अपना पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार बढ़ाने लगे। ठीक है। तो ये आपका वास्को डी गामा का यानी कि ये हुआ कि इसने यहाँ पर यानी कि भारत में आपका व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा दिया, खास करके पुर्तगाली गतिविधियों को। ठीक है। यहाँ पर इनकी जो वास्को डी गामा के बाद यानी कि 1500 में यहाँ पर जो आया था एक और जो खास व्यक्ति था, पीड्रो अल्वारेज कैम्ब्रज। ये इस दौरान बीच में, ये बीच का दौर था ना, यहाँ पर ये वापस चला गया था, उसके बीच में ये दोबारा से आया। उसके पहले आपका यहाँ 1500 में आपका पीड्रो कैब्रम्ज ये यानी कि व्यापारी आया था। यानी कि किसके वापस जाने के बाद? वास्को डी गामा के वापस जाने के बाद और दूसरी बार आने से पहले ये यानी कि आपका पीड्रो कैम्ब्रज आया था। ठीक है। इसके बाद भारत में जो यूरोपीय व्यापारियों में यानी कि पुर्तगालियों में आपका यहाँ पर अब यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अभी तक क्या था कि ये नाविक लोग जो थे यानी कि जो व्यापारी लोग थे वो अपने स्तर पर काम कर रहे थे। अब यानी कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर यानी कि राजा के द्वारा आपका यहाँ पर वायसराय भेजा गया। यानी कि आपका पहला पुर्तगाली जो वायसराय था वो तो कौन था? अजी नहीं मालूम, चलिए। डी अल्मेडा
कौन था? डी अल्मीडा। उसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आया तो यहां पर उसने जो पॉलिसी अपनाई थी वो आपकी, सॉरी, ये 1505 में आया था और 1509 तक भारत में रहा। ये कब से कब तक? 1505 से लेकर के 1509 तक ये रहा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, पहला पुर्तगाली वायसराय था। इस पुर्तगाली वायसराय के द्वारा भारत में एक बहुत बड़ी पॉलिसी अपनाई गई थी जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका यह कहना था डी अल्मीडा का, यदि पुर्तगाली लोग भारत के समुद्री क्षेत्र पर अधिकार रखें, मतलब वो दूसरे लोगों को नहीं आने दें, तो यानी कि भारत में उनका व्यापार सुरक्षित हो जाएगा और उनके अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएंगे। ये किसने कहा? आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत भारत का जो लगा हुआ समुद्री क्षेत्र है, हिंद महासागर, उस पर उसने यानी कि एकाधिकार की स्थिति कर ली। यदि वहां से किसी को व्यापार करना है तो वो यानी कि कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से अनुमति लेकर के ही व्यापार करे। इस प्रकार की पॉलिसी उसने बनाने की कोशिश की और उस पर यानी कि अपना अधिकार बनाने का प्रयास किया। किस पर? भारतीय समुद्र पर, यानी कि हिंद महासागर पर। ठीक है, तो ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, और इसके बाद आपका भारत में यानी कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक था यानी कि आपका द्वितीय वायसराय था, द्वितीय वायसराय आपका अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। ये जो अल्बुकर्क था इसका पूरा नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था भारत में यानी कि पुर्तगाली शक्ति का, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था भारत में। यानी कि प्रयास तो उसने किया था, किसने? डी अल्मीडा ने भी किया था, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हुआ जितना यानी कि आपका आगे चल करके अल्फांसो द अल्बुकर्क हुआ। अल्बुकर्क ने हिंदुस्तान में पुर्तगाली शक्तियों को पूर्णतः स्थापित करने के लिए या यहाँ का स्थायी बासिंदा बनाने के लिए प्रयास किया, यहाँ का स्थायी निवासी बना दिया जाए। तो उसने एक काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। गोवा को उसने अपना केंद्र बना लिया था। गोवा इसके समय में आपका केंद्र स्थापित हो गया था, क्योंकि उसने वहां के गोवा के जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से यानी कि उसने गोवा जीत लिया था। कब? 1510 में। कब जीत लिया था? 1510 में उसने गोवा जीता। किसने?
अल्बुकर्क ने किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से जीता। और जीतने के बाद फिर उसने गोवा को अपना यानी कि मुख्यालय बना दिया, केंद्र बना दिया, यानी कि पुर्तगालियों की भारत में गतिविधियों का केंद्र कौन सा हो गया? गोवा हो गया। और यहीं से गोवा से उसने अपनी सारी गतिविधियों का संचालित किया। तो सबसे पहले उसने भारत में पुर्तगालियों का यहां पर क्या किया जाए? स्थायी निवासी बनाया जाए। तो उसने इस बात पे जोर दिया कि भारत में खास करके गोवा में आपका जो सती प्रथा है इस पर रोक लगा दी उसने। क्या कर दिया? सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो हमारे यहां यह था कि पति की मृत्यु के बाद में महिलाएं क्या हो जाती थी? यानी कि सती हो जाती थी। तो उस पर उसने रोक लगा दी। किसने रोक लगा दी? अल्बुकर्क ने लगा दी गोवा में सती प्रथा पर। और उसने एक काम और किया कि अब जो महिलाएं विधवा हो गई हैं, भाई पति की मृत्यु हो गई है, सती हो नहीं सकती हैं, तो अब क्या हो गई? विधवा हो गई। तो ऐसी महिलाओं के साथ में पुर्तगाली लोग विवाह करें तो उससे क्या हो जाएगा कि यहां पर यानी कि वो स्थायी रूप से रहने लगेंगे, कि जब उनका यहां घर बस जाएगा। तो इस तरह से उसने भारत में खास करके गोवा में यानी कि पुर्तगाली लोगों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की। और उसका परिणाम ये है कि आज भी आप देखें गोवा में देश आज़ाद हो गया है, गोवा भी आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में पुर्तगाली लोग गोवा में रहते हैं। उसका कारण यही है कि वो उन्होंने अपना अब इसी को देश स्वीकार कर लिया। किसको? भारत को। पुर्तगाली लोग यानी कि इतना अच्छा उनको गोवा में लगा कि आज तक यानी कि बहुत बड़ी संख्या में यानी कि पुर्तगाली लोग कहाँ रह रहे हैं? गोवा में रह रहे हैं। तो ये आपका यानी कि उसका बहुत बड़ा योगदान है कि उसने अल्बुकर्क ने क्या किया कि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ा दी। कहाँ पर? खास करके गोवा में। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी यानी कि यही नियम लागू हो गया और यानी कि आपके वहाँ पर धीमे धीमे आसपास के क्षेत्रों में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ गई। चूंकि उनकी अब जो संतानें होंगी, माता पिता एक हिंदुस्तानी जैसे माँ हो गई, पिता यानी कि कम से कम पुर्तगाली है, तो वो क्या होगा? यानी कि कहीं ना कहीं पुर्तगाली रक्त उनके उसमें आ गया। तो इस वजह से यहाँ पर पुर्तगाली शक्ति यानी कि मानव शक्ति भी बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से ये आपका अल्बुकर्क गोवा में आपका 1515 तक रहा और 1515 में ही उसकी गोवा में मृत्यु हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस यूरोपीय वायसराय की या किस पुर्तगाली वायसराय की भारत में मृत्यु हुई? तो वो आपके अल्बुकर्क की हुई। कहां पर हुई? गोवा में हुई। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान रहा। पुर्तगाली शक्ति जो रही भारत में क्या योगदान है? ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा योगदान पुर्तगालियों का जो भारत में, एक तो इन्होंने भारत में पहली बार यानी कि प्रिंटिंग का काम शुरू किया। प्रिंटिंग मतलब आपका छापने का, यानी कि पुस्तकें छापने का, पेपर छापने का, यानी इस तरह से आपका प्रिंटिंग का काम, प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा की गई। इसके बाद हिंदुस्तान में उन्होंने कुछ नई फसलें शुरू की जो पहले यानी कि यहां पर फसलों का उत्पादन नहीं होता था। इसमें एक आपकी तंबाकू, आलू और प्याज, ये यानी कि फसलें हिंदुस्तान में लेकर के आए। तो कौन लेकर के आए? पुर्तगाली लेकर के आए। तो ये पुर्तगालियों का बहुत बड़ा योगदान। इसके बाद एक चीज और हम देखते हैं कि पुर्तगाली लोग हिंदुस्तान में आपका ईसाई धर्म का प्रचार किया। ईसाई धर्म का प्रचार भी किया। किसने किया? पुर्तगाली लोगों ने। ईसाई जो धर्म का इन्होंने काफी
कट्टरता के साथ में प्रचार प्रसार किया, यानी कि काफ़ी एग्रेसिव रूप में उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आप देखें कि यूरोप से आने वाले पहले जो यूरोपीय थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों का यहाँ पर आगमन जो शुरू हुआ है वो आपके किसके द्वारा हुआ था? वास्को डी गामा के द्वारा हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में, यानी कि भारत और आपका यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज कर दी, और वास्को डी गामा ने भारत में, यानी कि आपकी पहली जो कोठी थी, फैक्ट्री थी जहाँ पर वो आया था कालीकट में, उसी के पास में एक कोचीन जगह है, वहाँ पर स्थापित की। कोचीन को पहले उसने मुख्यालय बनाया था, फिर दूसरी उसने आपकी कन्नूर में फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। फिर उसके बाद यानी कि वास्को डी गामा वापस चला गया था और दोबारा से फिर 1502 में वापस आया था। और इसके बाद यानी कि भारत में, यानी कि जो पुर्तगाली सरकार के द्वारा पहला वायसराय भेजा गया था वो था आपका कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को यहाँ पर अपनाया। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था आपका? हाँ जी, अल्बुकर्क था। इस अल्बुकर्क के द्वारा भारत में यानी कि पुर्तगाली शक्ति को ज़्यादा यानी कि बढ़ाने का काम जो किया गया वो ये था कि यहाँ पर उसने पुर्तगाली लोगों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे यहाँ पर पुर्तगाली लोगों की जनसंख्या बढ़ गई और यानी कि भारत में यानी कि बहुत बड़ी संख्या में पुर्तगाली इकट्ठे हुए। तो अब एक चीज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन आया था? यूरोपियों में पुर्तगाली आए थे, और हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था अंग्रेजों से। लेकिन जो गोवा था वो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा, ये पुर्तगालियों के अधीन ही रहा। देश हमारा 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा 1961 में आजाद हुआ। यानी कि गोवा जो था कि आजादी जो थी वो कब हुई? 1961 में हुई। यानी कि आपका भारत में यूरोपियों में सबसे पहले आगमन पुर्तगालियों का हुआ, और भारत से सबसे बाद में यहां से जो प्रस्थान है, वापसी है, वो भी यानी कि पुर्तगालियों की हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोवा कब आजाद हुआ? तो 1961 में हुआ, यानी कि भारतीय संघ का एक अंग बना। कौन? गोवा। यानी कि 1947 में हमारा देश पूरा आजाद हो गया था, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के द्वारा 1961 में आजाद किया गया था। तो सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले यानी कि पुर्तगाली ही थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है।